Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the mechanism of respiration. Students, as you know, respiration is completed in two stages. First one is inspiration or inhalation and second one is exhalation or expiration. Students, do you know what is inspiration? Inspiration is that process in which oxygen enters inside the lungs from the atmosphere. That process is known as inspiration. It is also known as inhalation. As you know, inhalation is a specialized process, or inhalation is a process in which we inhale or we intake oxygen from the atmosphere inside our body. That process is known as inhalation. But in case of exhalation, we exhale, we remove carbon dioxide which are produced inside our body, and that carbon dioxide is removed outside the body. This process is known as exhalation. Exhalation is also known as expiration. Students, in this video we are going to study how inspiration and expiration takes place in our body. तो आज के वीडियो में हम लोग बच्चों स्टडी करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म क्या है. स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक बार जान लें कि हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज रिब केज. इनसाइड द रिब केज देयर आर टू डेलिकेट ऑर्गन्स प्रेजेंट which are very important for our life. First one is heart and second one is lungs. These are delicate structures and these are highly protected, and these are situated in a cage like a structure, and that cage like a structure is known as rib cage. So we know that in our body there are two kind of cavity. The cavity which are present in our thorax region is known as thoracic cavity. बच्चों, हमारे इस चेस्ट रीजन को हम लोग थॉरेक्स भी कहते हैं. मेडिकल टर्म में जब आप स्टडी करोगे तो जब हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं, स्टैंड होते हैं बिल्कुल इरेक्ट, इस तरह से एनाटॉमिकल पोजीशन होता है, तो इस पार्ट को हम लोग थॉरेक्स बोलते हैं. एंड दैट पार्ट इज नोन एज हेड रीजन. दिस इज द हेड रीजन. दिस रीजन इज नोन एज थॉरेक्स रीजन एंड दिस रीजन इज नोन एज एब्डोमेन. तो हमारे थॉरेक्स और एब्डोमेन के अंदर कैविटी पाई जाती है. दैट कैविटी इज नोन एज थोरासिक कैविटी एज वेल एज एब्डोमिनल कैविटी. The cavity which is present inside the thorax region is known as thoracic cavity, and the cavity which is present inside the abdominal region, that cavity is known as abdominal cavity. तो बच्चों, ये जो हमारा लंग्स है ये thoracic cavity के अंदर पाया जाता है. We can say that lungs are situated in chest cavity or thoracic cavity inside our rib cage, and we know that there are 12 pair of ribs. ये जो हमारे रिब केज में पसलियां होती हैं बच्चे, ये पसलियां 12 पेयर में होती हैं. यानी हमारे रिब केज में 12 पेयर में पसलियां पाई जाती हैं जिसे हम रिब्स के नाम से जानते हैं. ये रिब्स कैसा होता है? कर्व सी शेप्ड होता है. ये स्टर्नम से जुड़ा होता है आगे से, और ये रिब्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम में जाकर जुड़ता है. यानी
ये इस तरह से स्टर्नम से यहाँ से कनेक्ट होता है और ये सारे के सारे रिब्स जो हैं पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होता है। जस्ट इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये रिब केज बनता है और पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम है, मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम है और इस तरह से ये पीछे इससे कनेक्ट होता है। तो बच्चों हम लोगों ने ये जान लिया कि रिब केज में कितने रिब्स पाए जाते हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स विच constitutes a special cage, that cage is known as rib cage। और इन रिब्स के बीच बच्चों ये रिब केज के अंदर जितनी भी रिब्स पाई जाती हैं वो आपस में बाइंड होती हैं, आपस में कनेक्ट होती हैं एक स्पेशलाइज्ड पेयर ऑफ मसल्स। दैट मसल्स इज नोन एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो बच्चों दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं हमारे रिब केज में। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड सेकेंड वन इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये रिब्स, इन रिब्स के बीच बच्चों, इन रिब्स के बीच, इन पसलियों के बीच जो जगह है वो मसल्स से कवर्ड है। हर एक रिब के बीच में मसल्स का एक लेयर है। बाहर से लेयर वो हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और अंदर से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो बच्चों रिब केज ऐसे ही नहीं बना होता है, ये पूरा पैक होता है। तो आप समझ गए कि रिब केज क्या है, एक कैविटी है। उस कैविटी के अंदर लंग्स पाया जाता है। उस कैविटी के अंदर हमारा जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स सिचुएटेड होता है और सेंटर में हार्ट होता है, सेंटर में हार्ट होता है। और जो लेफ्ट साइड में, जो हम लोग बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है, एक्चुअली हार्ट सेंटर में सिचुएटेड होता है, लेकिन उसका जो एपेक्स रीजन है, एपेक्स रीजन जो है वो ऐसे, एपेक्स रीजन वो बाईं ओर होता है। तो जो पॉइंटेड रीजन है, जो पॉइंटेड पार्ट है हार्ट का, वो लेफ्ट साइड में होता है और जो ब्रॉडर एरिया है वो सेंटर पार्ट में होता है। तो बच्चों हम लोगों ने ये समझ लिया कि रिब केज एक ऐसा केज है जिसके अंदर हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। और उस कैविटी को हम लोग चेस्ट कैविटी या थोरासिक कैविटी के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको अभी बतलाया कि रिस्पायरेशन में 2 फेज होता है, 2 स्टेज होता है, जिसे हम लोग इन्हेलेशन या इंस्पायरेशन या सेकेंड फेज एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन के नाम से जानते हैं। बच्चों आप अभी इसको ब्रीदिंग भी कह सकते हो, ऐसा नहीं है। आप कुछ देर के लिए यहाँ ब्रीदिंग भी कह सकते हो। एक्चुअली ब्रीदिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो मैंने आपको अभी अभी बतलाया कि इंस्पायरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सपायरेशन में हम लोग CO2 को एक्सेल करते हैं। तो CO2 को जब हम एक्सेल करेंगे, रिमूव करेंगे बॉडी से, तो इसको हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं। तो बच्चों ये बॉडी में होता कैसे है, इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए एक मैं आपको एक्सपेरिमेंट बतलाता हूँ, इसको आप समझना ध्यान से। ये आप इसका वीडियो देख लेना, मिल जाएगा यूट्यूब पे। देखो बच्चों ये बॉटल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉटल।
प्लास्टिक बॉटल, और इस बॉटल का जो बॉटम पार्ट है उस बॉटम पार्ट को हम लोगों ने कट कर दिया है, और ये ढक्कन है, दैट इज नोन एज कैप। ये कैप ऊपर कसा हुआ है और यहाँ हम लोगों ने कैप में होल कर दिया है। कैप में क्या कर दिया है? होल कर दिया है, और इसमें हम लोगों ने एक ऐसा पाइप लगाया है जो वाई शेप है। वाई शेप्ड पाइप हमने लगाया है। अब वाई शेप्ड पाइप इसमें लग गया तो इसमें हम लोगों ने बैलून लगा दिया। 2 पीस बैलून इसमें क्या किया है? बांध दिया है। बैलून इसको यहाँ टाई कर दिया है ताकि एयर लीक ना हो। ये भी बैलून ही है, बड़ा सा बैलून है। बैलून का मुंह काट करके, थोड़ा सा मुंह को काट करके हम लोग इसके ऊपर इसको चढ़ा दिए हैं। अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को आप जब करोगे, मॉडल बनाओगे इसका, या आप यूट्यूब पे जाकर देख लोगे वर्किंग मॉडल ऑफ रिस्पायरेशन, तो मिल जाएगा। तो बच्चों, इसको हम लोग समझेंगे तो होगा क्या, इसको आप समझ लोगे तो ये मैकेनिज्म भी आप समझ लोगे। कैसे हम करेंगे? देखो, इस बैलून को हम एक नया नाम देंगे। इसका नाम होगा डायफ्राम, दैट इज नोन एज डायफ्राम। आप सभी जानते हो कि डायफ्राम क्या है? हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट शीट है। एक्चुअली ये शीट कहाँ होता है, इसको आप समझिए। मान लो कि ये हमारा स्कल है, ये शोल्डर गर्डिल है, और यहाँ से हम लोग इसको समझने के लिए ऐसे बना लेते हैं। ठीक है? अब देखिए, ये डायफ्राम एक मस्कुलर सीट है, ये डोम शेप्ड होता है। डायफ्राम इज डोम शेप्ड, और इस डायफ्राम ये बीच में स्टर्नम हो गया, ये रिब केज, मान लो इसको अगर रफ बना दिया जाए तो ऐसे रिब केज। ठीक है? इसके अंदर बैलून यानी लंग्स, ये डायफ्राम, डी फॉर डायफ्राम। ठीक? और इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी है बच्चों। दिस कैविटी इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी, और इस कैविटी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? थोरासिक कैविटी। अब ध्यान दीजिएगा, चेस्ट कैविटी भी इसको बोलते हैं, थोरासिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। कैविटी का मतलब होता है खोखला। आप चेस्ट कैविटी कहो बच्चों या थोरासिक कैविटी कहो, एब्डोमेन में पाए जाने वाला कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो ये जो डायफ्राम है, मैंने इसको यहाँ बनाया है ये समझने के लिए। डायफ्राम एक डोम शेप्ड एक शीट है मसल का, दैट इज द मस्कुलर शीट। दिस शीट इज नोन एज डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या होगा, इसको समझिए ठीक से। ये नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों। जब ये नीचे की ओर पुल होगा, जब इसको नीचे की ओर कोई पुल करेगा, तो जब ये नीचे की ओर पुल होगा डाउनवर्ड्स, तो ये पूरा का पूरा जो ये कैविटी है बच्चों, इस कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कैविटी, जैसे ही डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट होती है,
जैसे डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट होती है वैसे ही वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो थोरासिक कैविटी हम लोग इसको मान लें बॉटल के अंदर का जो कैविटी है या ये चेस्ट के अंदर जो कैविटी है दैट इज नोन एज थोरासिक कैविटी। तो जैसे ही डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस है, इस कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स को एनर्जी चाहिए एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्टिव प्रोसेस। तो बच्चों जैसे ही ये डायफ्राम का सीट नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट होगा, या तो मैं इसमें इस मॉडल में अगर मैं नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट करूं, नीचे की ओर ये खींचा जाएगा तो इसके अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बच्चों व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स डाउनवर्ड्स रिजल्टिंग इनटू वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी इंक्रीजेस, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे ही डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स डाउनवर्ड्स डायरेक्शन देन वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर ऑफ थोरासिक कैविटी डिक्रीजेस। तो बच्चों अगर डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके कारण इस थोरासिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होगा तो हम सभी जानते हैं, वी नो दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बच्चों हम सभी जानते हैं, आपने भी पढ़ा होगा एसएसटी में कि विंड और एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बच्चों एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पहुंच जाएगी, तो ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। तो ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच जाएगा बच्चों, और जैसे ही लंग्स में पहुंचेगा तो ये एक्सपेंड करेगा। थोरासिक कैविटी क्या होगा, एक्सपेंड होगा। कैसे एक्सपेंड होगा, तो डायफ्राम तो नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहा है बच्चों, इस डायफ्राम के साथ साथ इस रिब केज में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो बाहर की ओर हैं, रिब केज के बाहर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा, जैसे ही लंग्स में एयर जाएगा, थोरासिक कैविटी तो नीचे खींच ही रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा बाहर की ओर, तो ये धीरे धीरे एक्सपेंड होगा, फैलेगा। तो फैलेगा तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट भी करेगा और लेटरली ये साइड में भी ये मूव करेगा। तो ये मूवमेंट इस तरह से होगा। तो जब ऐसे होगा इस तरह का मूवमेंट तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, इनहेलेशन। कैसे हुआ, एक बार फिर से आप समझिए। अगर आप ये समझ जाओगे तो ये लिख लोगे, 4 लाइन का तो ये मैकेनिज्म है, 4 लाइन में खत्म हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स डाउनवर्ड्स due to contraction of diaphragm and intercostal muscles, external intercostal muscles, due to this volume of thoracic cavity increases and pressure decreases. As we know that air moves from high pressure to low pressure, so air comes inside the lungs fastly from high pressure to low pressure. As a result, lungs filled with air and our rib cage
slightly moves forward and laterally. We can say that our chest expands when air is filled inside the lungs. जैसे ही लंग्स में हवा जाती है हमारा चेस्ट एक्सपेंड करता है, बाहर की ओर फूलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन। तो बच्चों ये आप समझ गए मैकेनिज्म, तो हम लोग लिख लें, और इसको जब हम लिख लेंगे तो आप आसानी से इसको समझ जाओगे। आपका ये नोट्स तैयार हो गया, ये मैकेनिज्म आप समझ जाओगे। तो क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या बनाएंगे? सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे व्हेन डायफ्राम contracts actively in downward direction, in downward direction, when को हटा दो, आप यहाँ लिख लो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिवली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, along with external intercostal muscles। याद रखोगे आप, इसमें मैकेनिज्म में आपको याद रखना है बच्चों कि यहाँ पे दो तरह के मसल्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं? तो पहला मसल्स का नाम है डायफ्राम। डायफ्राम तो फर्स्ट मसल्स इज नोन एज डायफ्राम and second one is intercostal muscles, intercostal muscles। याद रखोगे आप। तो दो तरह के मसल्स हैं, एक डायफ्राम, दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स। तो बच्चों पहला जो पॉइंट बन रहा है मैंने लिखा इस मैकेनिज्म में, किसके मैकेनिज्म में? तो इंस्पायरेशन के। First of all, diaphragm contracts actively in downward direction along with external intercostal muscles। Second point क्या हो जाएगा? Due to this volume of thoracic cavity increases and pressure decreases। आप लिख सकते हो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्रीजेस। अगर आप इसको एरो को ऊपर, ये एरो के ऊपर जो हेड है ये इंडिकेट करता है इंक्रीजेस का, और हेड अगर नीचे की ओर डाउन होगा तो इसको हम कहेंगे डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों। तो जैसे ही डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमारा थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब इसके बाद क्या होगा? जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो अंदर थोरासिक कैविटी के अंदर जो एयर प्रेशर होगा वो कम होगा। लो टेंशन बना हुआ है, लो प्रेशर है, प्रेशर ग्रेडियंट लो है, तो और बाहर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो हम लोग लिख देंगे इसमें लो प्रेशर
is generated, low pressure is generated in thoracic cavity in compare to external medium या एटमॉस्फेयर। एक्सटर्नल मीडियम का मतलब क्या हुआ बच्चों? एटमॉस्फेयर। तो अब क्या लिख दोगे? एयर कम्स फास्टली inside the lungs from high pressure to low pressure। ठीक है बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं कि एयर कम्स फास्टली इनसाइड द लंग्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी हाई एचपी मतलब हाई प्रेशर, लो प्रेशर। लो प्रेशर कहाँ है? थोरासिक कैविटी में। हाई प्रेशर कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इनहेलेशन हो गया, इंस्पायरेशन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग एक्सहेलेशन में लिख देंगे। एक्सहेलेशन में सेम यही प्रोसेस होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। बच्चों, ये जो प्रोसेस आपने अभी देखा, आपने अभी सुना, मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको मॉडल के साथ बोर्ड पे, मैंने मॉडल के साथ जो एक्सप्लेन किया उसका ठीक रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स में क्या होगा बच्चों? अब पैसिवली काम होगा। अब जो डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट किया था, मान लो डायफ्राम यहां आ गया, नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो डायफ्राम यहां आ गया। अब यहां से डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहां इस पोजीशन पे था, अब ये फिर रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा? रिलैक्स करेगा। तो जब ये रिलैक्स करेगा तो फिर से ये मसल्स यहाँ पे आ गया। जब फिर से मसल्स अपने पोजीशन पे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो जब ये पैसिवली डायफ्राम रिलैक्स करेगा, या हम कहें कि रिलैक्सेशन होगा मसल्स का। चूंकि आप सभी जानते हो, टिश्यू में आपने पढ़ा है कि मसल्स में दो तरह का मूवमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन का, एक रिलैक्सेशन का। यानी मसल्स बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। एज वी नो दैट मसल्स प्रोवाइड मूवमेंट टू आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो मूवमेंट कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण मूवमेंट होता है बच्चों। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे डायफ्राम चूंकि पहले वाले केस में नीचे आ गया था, अब ये पैसिवली ऊपर की ओर जाएगा, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। तब जब ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा तो बच्चों इस केस में क्या होगा? अब तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, एक मिनट बच्चों, अब वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। उस केस में वॉल्यूम बढ़ा था, इंक्रीज हुआ था। इस केस में वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इस थोरासिक कैविटी के अंदर का प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप नोट कर लोगे, ऐसे ही लिख लोगे, व्हेन डायफ्राम रिलैक्स पैसिवली इन अपवर्ड डायरेक्शन along with छोड़ देना, आप इसमें नोट कर लोगे।
आप इसमें नोट कर लेना, ऐसे ही सेम उसी को रिवर्स कर देना। रिवर्स में आप लिख लोगे व्हेन डायफ्राम रिलैक्सेस पैसिवली, ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस। ध्यान दीजिएगा, आप जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे क्या करोगे, मैं ही लिख दूं, आप इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, मैं ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये तो आप समझ गए, उसका रिवर्स होगा तो मैं उसको रिवर्स कर दे रहा हूं। कहीं कोई टेंशन नहीं है बच्चों, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखो ये क्या होगा। अब बच्चों यहाँ पे अब ये एक्सपायरेशन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन। यहाँ हम लोग लिखेंगे व्हेन डायफ्राम relaxes passively due to this volume of thoracic cavity decreases। अब ये एरो नीचे होगा बच्चों, और इसको भी मिटा ही दो अभी। ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, डिक्रीजेस। ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस। जैसे ही डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा, इसका थोरासिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, लो प्रेशर कहाँ जनरेट होगा, तो लो प्रेशर तो बाहर जनरेट होगा, अंदर क्या जनरेट होगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर इज जनरेटेड इन थोरासिक कैविटी इन कंपेयर टू एक्सटर्नल मीडियम और एटमॉस्फेयर। एयर गोज, अब यहाँ पे CO2 को बाहर जाना है तो लिख देंगे एयर गोज outside the lungs, air goes outside the lungs from high pressure to low pressure। ठीक है बच्चों, तो आप इसको समझ लो। इंस्पायरेशन में क्या हो रहा था, डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। इसमें क्या होगा, डायफ्राम ऊपर की ओर रिलैक्स करेगा, वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैंने लिख दिया व्हेन डायफ्राम रिलैक्सेस पैसिवली ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी डिक्रीजेस, डाउनवर्ड हो जाएगा, एंड प्रेशर इंक्रीजेस। ड्यू टू दिस हाई प्रेशर इज जनरेटेड, इसको आप ठीक कर लो। ड्यू टू दिस हाई प्रेशर इज जनरेटेड इन थोरासिक कैविटी इन कंपेयर टू एक्सटर्नल मीडियम और एटमॉस्फेयर। एयर गोज आउटसाइड द लंग्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे थे, इस केस में CO2 को क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हो। तो ये मैकेनिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप देख लीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इस वीडियो में मेरे हिसाब से कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूज़न होता है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, और मेरे पिछले वीडियो में जो भी मैंने बतलाया है उसको वीडियो को पूरा वॉच करें, और
कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।